नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि यूपी में राजनीतिक हलचल जो है वो तेज हो गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। कैबिनेट विस्तार की चर्चाओं के बीच ये मुलाकात हुई है और घंटे भर चली है ये मुलाकात। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है और ये मुलाकात लगभग आधे घंटे तक चली है और इस बैठक में यूपी में होने वाले कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा हुई है। बताया गया है कि मंत्रिमंडल विस्तार में क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलन पर खास ध्यान दिया जाएगा ताकि सभी वर्गों और इलाकों के प्रतिनिधित्व मिल सके। और इसके अलावा एसआईआर को लेकर भी बातचीत हुई। चर्चा में ये बात सामने आई है कि एसआईआर के दौरान कई ऐसे नाम कट गए हैं जो परंपरागत रूप से बीजेपी के मजबूत माने जाने वाले इलाकों से जुड़े हुए हैं और इसे लेकर चिंता भी जताई गई है। खबरों की माने तो केंद्र नेतृत्व की लगातार चेतावनी के बावजूद भी जमीनी स्तर पर कई नेताओं ने एसआईआर को लेकर उतनी गंभीरता नहीं दिखाई है जितनी जरूरी थी और इसी वजह से इस मुद्दे पर बैठक में खास तौर पर मंथन किया गया। योगी आदित्यनाथ ने वर्तमान मंत्रिमंडल में से पहले बता दें कि 6 खाली पद थे, जिसके बाद से 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद 2 और मंत्री जितेंद्र प्रसाद और अनूप प्रधान को केंद्र में मंत्री बनाया गया है। ऐसे में और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ अवरल मलिक जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ और उनसे जानते हैं कि यूपी में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उत्तर प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुलाकात किए हैं। तो क्या कुछ चर्चा चल रही है अवरल मलिक जी? देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से जहां तक विषय एक तरीके से मुलाकात का, तो मुलाकात हमारी पार्टी में निश्चित रूप से होती है, लगातार निरंतर होती है, मार्गदर्शन लिया जाता है, इसमें किसी रूप में दो राय नहीं है। और जहां तक विषय माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, वो हमारे नेता है, वरिष्ठ नेता है, हमारे एक तरीके से आदर्श है, प्रेरणा स्रोत है और पार्टी के मार्गदर्शक हैं और देश को जिस प्रकार से मजबूती के साथ नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं बिल्कुल स्पष्ट सर्वविदित है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से मुलाकात का, तो निरंतर होती है। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी मिलते हैं, सभी लोग मिलते हैं निश्चित रूप से। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है एक तरीके से मंत्रिमंडल के विस्तार का, तो मंत्रिमंडल विस्तार समय समय पर होता रहता है, ये भी बिल्कुल स्पष्ट है। ऐसे में मलिक जी, खबर तो ये भी आ रही है कि चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई है, एसआईआर को लेकर भी चर्चा हुई है। तो क्या 27 के चुनाव को लेकर अभी से रणनीति बनने लगी है मलिक जी? नहीं, देखिए, जहां तक विषय रणनीति विपक्ष बनाता है। विपक्ष को रणनीति की आवश्यकता होती है और उसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, अन्य राजनीतिक दल रणनीति बनाते हैं, राजनीति करने का काम करते हैं। हम राजनीति नहीं करते हैं, हम जनसेवा करते हैं, विकास करते हैं, डेवलपमेंट के मुद्दे पर जनता के मध्य में जाते हैं। और जब आज हमारी सरकार है तो हमें रणनीति बनाने की आवश्यकता नहीं है, हमें जनसेवा करने की आवश्यकता होती है और हम जनसेवा निरंतर कर रहे हैं। पिछली योजना में उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछली योजना में भी 2017 से 2022 तक भी उत्तर प्रदेश का विकास किया, कल्याण किया, मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के मार्गदर्शन में, योगी जी के नेतृत्व में। और उसके साथ साथ अब भी निरंतर जनसेवा जारी है और जन कल्याणकारी योजनाएं निरंतर जारी हैं। तो उसी मुद्दे के आधार पर हम जनता के मध्य में जाएंगे। चुनाव कभी भी हो, इससे किसी रूप में हमें समस्या नहीं है। बिल्कुल मलिक जी, कहा तो ये भी जा रहा है कि एसआईआर को लेकर भी चर्चा हुई है क्योंकि जिन इलाकों में नाम कटे हुए हैं उसको लेकर काफी मंथन चल रहा है। तो ये मुलाकात इसलिए भी बेहद खास मानी जा रही है। बिल्कुल, देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से एसआईआर का, तो एसआईआर को क्या है, पॉलिटिसाइज करने का काम विपक्ष कर रहा है। और विपक्ष अगर पॉलिटिसाइज करता है तो इससे विपक्ष का ही नुकसान है। इन्होंने बिहार में पूरा बिहार का विधानसभा चुनाव एसआईआर के मुद्दे पे लड़ा, वोट चोरी के मुद्दे पे लड़ा। एक नारा वोट चोरी के मुद्दे पे इन्होंने बनाया, अपने आप गढ़ने का काम किया, वोट चोर गद्दी छोड़ करके। और उसके साथ साथ इन्होंने संविधान और लोकतंत्र की बात की। तो जब ये संविधान की बात अगर कांग्रेस करती है तो विशेष रूप से इन्हें जान लेना चाहिए वो बीजेपी का काम हल्का कर रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संविधान के आधार पर चलती है। और 1975 में किस तरीके से संविधान को समाप्त करने का कार्य प्रयास किस तरीके से किया गया वो भी सबने देखा था, इमरजेंसी को इंप्लीमेंट करके। और उसके साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से जनहित का, तो सर्वोपरि था, है और रहेगा। ठीक है, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया मलिक जी। बहुत धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, यूपी पुलिस भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को बड़ी राहत। योगी सरकार ने आयु सीमा में 3 साल की छूट दी है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान और ऐसे में यूपी पुलिस भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि योगी सरकार ने आयु सीमा में दी 3 साल की छूट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है।
भर्तियों को लेकर राज्य सरकार ने आयु सीमा में 3 साल की छूट की बड़ी घोषणा कर दी है और इस संबंध में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की मांग थी और सीएम योगी के निर्देश के बाद से ये बड़ा फैसला लिया गया है और इसके बाद से पुलिस भर्ती में अभ्यर्थियों को ये बड़ी राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। बताया गया है कि यूपी पुलिस और जेल विभाग की सीधी भर्ती में आयु सीमा में 3 साल की छूट मिली है और इसमें आरक्षित पीएससी और साथ ही विशेष सुरक्षा बल जिसके साथ से जेल बोर्ड शामिल भी है और ऐसे में ये बढ़िया ऐलान किया गया है, 3 साल की छूट दी गई है। बता दें कि इस संदर्भ में यूपी सरकार ने शासनादेश जारी कर दिया है और मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि फैसला अभ्यर्थियों के हित के लिए लिया गया है। आपको दे दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान है जहां पर यूपी पुलिस भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी गई है। ऐसे में आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बड़ा ऐलान है और ऐसे में यूपी पुलिस भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को ये बड़ी राहत होगी जिसमें आयु सीमा जो है वो 3 वर्ष की छूट दे दी गई है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, बड़ी जानकारी आपको दे दें कि यूपी से खबर है जहां पर योगी सरकार ने आयु सीमा में दी 3 वर्ष की छूट। बड़ी जानकारी आपको दे दें और बड़ी जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं जेवर से विधायक हैं और उनसे जानते हैं कि क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर, क्योंकि बड़ा ऐलान हुआ है योगी सरकार की तरफ से और ऐसे में यूपी पुलिस भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को ये बड़ी राहत दी गई है। इससे जाहिर होता है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री का जो विजन है देश के नौजवानों के, प्रदेश के नौजवानों के प्रति, चूंकि पूर्व में भी 60,000 की जब भर्ती थी तो ये छूट दी गई थी बिल्कुल। और इसमें अनूप शहर के विधायक संजय शर्मा और मैं काफी दिन से प्रयासरत थे, चूंकि मेरे क्षेत्र के बहुत नौजवान बिल्कुल निरंतर संपर्क में रहते थे तो उनकी आंखों में जो एक आशा थी कि जो हमें लाभ नहीं मिल रहा, इतने दिन बाद भर्ती आई है, बीच में कोरोना का पीरियड हो गया, अगर हम ओवर एज हो गए तो हमारे हाथ से सारे मौके निकल जाएंगे। बिल्कुल। तो ये बहुत ही अच्छा संवेदनशील निर्णय है प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का। मैं आपके चैनल के माध्यम से उन सभी नौजवानों को एक ये संदेश देना चाहता हूं कि वो आगे बढ़ें, प्रदेश सरकार उनके साथ है। आगे भी कभी प्रदेश के नौजवानों को जरूरत होगी तो उनकी बात सरकार तक पहुंचाई जाएगी। बिल्कुल, कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की बहुत समय से ये मांग थी और ऐसे में ये मांग अब पूरी हो चुकी है, तो किस तरीके से आप देख रहे हैं इसको? देखिए, इससे लाखों नौजवानों का जो भविष्य अधर में लटका हुआ था उसमें अब एक आशा की किरण का संचार हुआ है और मुझ पे अभी तक सैकड़ों नौजवानों के फोन आ चुके हैं जिन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री को आभार ज्ञापित किया है। तो निश्चित तौर से जो उम्मीद थी वो पूरा होने के कगार पर है और नौजवान मेहनत करके आगे बढ़ें और जो उन्हें मौका दिया गया उसका भरपूर फायदा उठाएं, यही मेरा उन नौजवानों के लिए कहना है। बिल्कुल, ऐसे में धीरेन्द्र जी बहुत समय से आप ये मुहिम चला रहे थे और अब जाकर ये मांग आपकी पूरी हो गई है, तो क्या कुछ कहेंगे उन अभ्यर्थियों को जिनको बड़ी राहत मिली है और खास करके हमारे दर्शकों को भी? इस संबंध में अनूप शहर के विधायक संजय शर्मा और मैं मई में भी मिले थे माननीय मुख्यमंत्री जी से, सारे प्रकरण को डिटेल में बताया और अभी हम 10वें महीने में भी मिले थे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से और जब हमारा ये शीतकालीन सत्र था तो मैंने व्यक्तिगत तौर से मिलकर आग्रह किया था कि जो निराशा छाई हुई है नौजवानों में जी, उसे आप आशा की किरण में बदल सकते हैं। तो निश्चित तौर से ये बहुत अच्छा निर्णय है प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का और देखिए प्रदेश के मुख्यमंत्री तो अच्छे निर्णय ही ले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं उन्हें इसके लिए बारंबार धन्यवाद देते हुए प्रदेश के असंख्य नौजवानों को बधाई के साथ साथ उन्हें आशीर्वाद भी देता हूं कि वो आगे बढ़े, मेरी सरकार उनके साथ। ऐसे में धीरेन्द्र जी, जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने फॉर्म भरा होगा या फिर फॉर्म भरने वाले होंगे, उनके लिए तो बहुत ही राहत की और खुशी की बात होगी, तो उन नौजवानों के लिए क्या कुछ कहेंगे आप जो फॉर्म फिल करने वाले हैं या फिर जो फॉर्म भर चुके हैं? आज भी मेरे पास नौजवानों का एक जत्था आया था। बिल्कुल। और उन्होंने मुझे ज्ञापन दिया कि मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जाए, क्योंकि मुझे पता था कि निर्णय आज आने वाला है। और कल भी असंख्य नौजवान मेरे पास आए थे
तो ये उनके लिए बहुत ऐतिहासिक निर्णय है, जो उनकी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए और उन्हें अवसर प्रदान करने के लिए एक ऐसा नायाब मौका है जो प्रदेश के मुखिया ने दिया है। सिर्फ जरूरत है उन्हें मेहनत कर जिस लक्ष्य की तरफ वो बढ़ना चाहते हैं उसका रास्ता खुल गया है। बिल्कुल, वो विजय प्राप्त करें, मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है। चलिए, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र जी आपका। धन्यवाद। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के सोमनाथ मंदिर का 11 जनवरी को दौरा करेंगे। बता दें कि अधिकारियों ने ये जानकारी दी है। अधिकारियों ने बताया कि सोमनाथ मंदिर का बता दें कि सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अवसर पर सोमनाथ में वर्ष भर गतिविधियां आयोजित किए जाने का योजना बनाई जा रही है। उन्होंने बताया कि 8 से 11 जनवरी तक सोमनाथ में अनेक आध्यात्मिक और सामाजिक गतिविधियां होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विदेशी आक्रमणकारियों के कई हमलों के बाद से पुनः निर्मित किया गया ये मंदिर भारतीय सभ्यता की अदम्य भावना का प्रतीक है। सोमनाथ मंदिर में पहले हुए हमले के 1000 वर्ष पूरे होने के अवसर पर लिखे गए ब्लॉग पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमारी सभ्यता की अदम्य भावना को सोमनाथ से बेहतर उदाहरण कोई नहीं हो सकता है। दिल्ली विधानसभा के 4 दिवसीय शीतकालीन सत्र की शुरुआत भारी हंगामेदार हुई और पहले ही दिन उपराज्यपाल वीके सक्सेना के अभिभाषण के दौरान आम आदमी पार्टी के विधायकों ने प्रदूषण के मुद्दे को लेकर विरोध जताया, जिसके चलते सदन की कार्रवाई बाधित हुई और स्थिति बिगड़ने पर विधानसभा स्पीकर ने 4 विधायकों को सदन से बाहर कर दिया, जिसके बाद से पूरे विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। उप राज्यपाल ने भाषण के समय आप विधायकों ने मास्क पहनकर प्रदूषण का मुद्दा उठाया और सरकार पर आंकड़े छिपाने के आरोप भी लगाए। बार बार टोकने के बावजूद शोर शराबा जारी रहने पर स्पीकर ने विधायक संजीव झा, जनरौल सिंह और कुलदीप कुमार और सोमदत्त को बाहर ले जाने के निर्देश दे दिए और बाद में इन विधायकों को सत्र से विशेष 3 दिनों के लिए निलंबित भी कर दिया गया है। सदन से बाहर निकलने के बाद से आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों ने राष्ट्रपति महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास धरना प्रदर्शन किया। नए साल के अंदर पहला सेशन है। माननीय उपराज्यपाल जी सरकार की उपलब्धियों की जानकारी देंगे। माननीय उपराज्यपाल जी आज सदन में अपनी बात रखेंगे। हम सबके लिए बड़ा एक गौरव का विषय है कि पिछले लगभग 11 महीनों के अंदर रेखा गुप्ता जी की सरकार ने अनेकों ऐसे काम किए हैं जो पिछली 11 साल की सरकार करने में नाकाम रही। अगर मैं कहूं कि पिछले 11 सालों में जो सरकार नहीं कर पाई, रेखा गुप्ता जी ने वो 11 महीनों में संभव किया है। चाहे वो कूड़े के पहाड़ों को हिलाने के और ख़त्म करने की तरफ दिशा पकड़नी हो, चाहे दिल्ली के अंदर जरूरतमंद लोगों के लिए अटल कैंटीन खोलनी हो, चाहे दिल्ली के अंदर एम्स जैसे अस्पताल कह रहे हैं कि दिल्ली में लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है, लेकिन दिल्ली सरकार क्या कर रही है? AQI मॉनिटर्स को मैनिपुलेट कर रही है, ग्रैप को सही तरीके से नहीं लगा रही है। इसीलिए आज दिल्ली वालों को ये मास्क पहनने पड़ रहे हैं सांस लेने के लिए। तो आज दिल्ली की जनता की आवाज बनकर भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज करने के लिए आम आदमी पार्टी के सभी विधायक दिल्ली वालों की व्यथा सामने रखने के लिए ये मास्क। तो वहीं बांग्लादेश सरकार ने देश में IPL के प्रसारण पर बैन लगा दिया है। वहां के सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं, जिसमें लिखा गया है कि BCCI ने 26 मार्च से शुरू हो रही इंडियन प्रीमियर लीग में बांग्लादेश के क्रिकेटर रहमान को कोलकाता नाइट राइडर्स टीम से बाहर करने का निर्णय लिया है। बयान में कहा गया है कि इस निर्णय के पीछे कोई ठोस या फिर तर्कीय कारण नहीं था और ये फैसला बांग्लादेश की जनता के लिए अपमानजनक है, दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। ऐसे में अगले निर्देश तक IPL के सभी मैच के प्रचार प्रसारण और साथ ही पुनः प्रसारण को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। एक दिन पहले ही बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए अपनी टीम भेजने से इनकार कर दिया था और इतना ही नहीं, BCB ने ICC से अपने मैच श्रीलंका में कराने का अनुरोध भी किया था। BCB ने इस मीडिया रिलीज में ये पूरी जानकारी साझा की है। तो वहीं उमर खालिद और शर्जील इमाम की सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़ी बड़ी साजिश के मामले में कोर्ट ने इन दोनों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अन्य 6 आरोपियों को
बता दें कि जमानत दे दी है। अदालत ने साफ शब्दों में कहा है कि उमर खालिद और शर्जील इमाम के खिलाफ ऐसा प्रथम दृष्टि साक्ष्य मौजूद है जो कि गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम यानी कि यूपीए के तहत तय वैधिक कसौटी से पूरा करता है और इस आधार पर कोर्ट ने माना है कि इस चरण पर उन्हें जमानत पर रिहा करना उचित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी के बेंच से अपने फैसले में ये स्पष्ट किया कि लंबे समय तक हिरासत में रहना अपने आप में जमानत का आधार नहीं बन सकता है। कोर्ट ने कहा है कि देरी की ट्रम्प कार्ड की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, खास करके जब मामला यूपीए जैसे सख्त कानून के तहत दर्ज हो। अदालत के अनुसार हर आरोपी की भूमिका का अलग अलग मूल्यांकन करना आवश्यक है और सभी आरोपियों को एक ही तराजू में तौलना न्याय संगत नहीं होगा। तो वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की उस याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया है जिसमें उन्होंने आईआरसीटीसी घोटाले मामले में आरोप तय किए जाने के आदेश को चुनौती दी थी। जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा की बेंच ने सीबीआई से इस मामले में जवाब मांगा है। हालांकि कोर्ट ने फिलहाल ट्रायल पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। लालू यादव ने निचली अदालत के उस आदेश को रद्द करने की मांग की जिसमें उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव सहित 14 आरोपियों के खिलाफ आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के तहत आरोप तय किए गए थे। कोर्ट ने अब इस मामले को अगली सुनवाई 14 जनवरी के लिए दी है। तो वहीं मणिपुर में नए सिरे से हिंसा की खबरें अब सामने आ रही हैं। सुबह के विष्णुपुर जिले के सुबह एक के बाद एक 3 आईडी धमाकों ने पूरे इलाके को दहला दिया और इसके बाद से पुलिस स्टेशन के आसपास भी अफरा तफरी देखने को मिली। ऐसे में इलाके में स्थिति एक लावारिस घर में ये विस्फोट हुआ है और रिपोर्ट की माने तो पहले 2 धमाके सुबह हुए थे और जबकि तीसरा धमाका सुबह करीब 8:30 बजे हुआ है। शुरुआती विस्फोटों की आवाज सुनकर घर के बाहर पहुंचे 2 लोग दूसरे धमाके की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गए। ये इलाका केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के सुरक्षा घेरे में आता है और सुरक्षा बलों ने तुरंत ही मौके पर पहुंचकर तलाशी ली और सैनिटाइजेशन अभियान शुरू कर दिया। मणिपुर के तलहटी वाले इलाकों में बता दें कि ये हिंसा हुई है जहां पर शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया और इसी इलाके में दिसंबर के दूसरे हफ्ते में भी इसी तरह के हमले हुए थे। तो वहीं इंदौर में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के विवादित बयान को लेकर कांग्रेस ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता घंटा बजाते हुए विरोध जताने के लिए सड़कों पर उतर आए और छतरपुर के चौबे तिराहे पर पुलिस के साथ उनकी झड़प भी हो गई। झड़प का पूरा दृश्य वीडियो में कैद हो गया है। कांग्रेस के कार्यकर्ता क्षेत्रीय विधायक के निवास तक प्रदर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे थे लेकिन पुलिस ने चौबे तिराहे पर उन्हें रोक दिया और इसे रोकने के दौरान कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड तोड़ने की भी कोशिश की जिससे स्थिति बेहद ही तनावपूर्ण हो गई। तो वहीं छिंदवाड़ा में पैथोलॉजी सेवाओं के संचालन में नियमों की लगातार अनदेखी और अव्यवस्था सामने आई है। शहर के केयर पैथोलॉजी जैसे लंबे कलेक्शन सेंटर की आड़ में काम कर रही है लेकिन इनका संचालन पूरी तरह से गैरकानूनी है। कई लैबों में प्रशिक्षित पैथोलॉजिस्ट मौजूद नहीं है और रिपोर्ट केवल डिजिटल सिग्नेचर के सहारे वेरीफाई की जा रही है और इस कारण मरीजों के स्वास्थ्य और जान से खिलवाड़ होने का खतरा भी बढ़ गया है। हालात इतने खराब हैं कि शहर के गली मोहल्लों तक में पैथोलॉजी सेंटर खुल चुके हैं और उनकी संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। अधिकांश लैबों के पास जरूरी रजिस्ट्रेशन, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनुमति पत्र या फिर मेडिकल बेस्ट सर्विस का एग्रीमेंट, नगरपालिका की मंजूरी, गुमशुदा लाइसेंस और दुकानों का किराएनामा तक मौजूद नहीं है। तो वहीं छतरपुर जिले में स्वास्थ्य विभाग की गंभीर लापरवाही सामने आई है। चंद्रनगर समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में एम्बुलेंस सेवा न मिलने के कारण एक प्रसूता को जिला अस्पताल तक बस से ले जाना पड़ा और रास्ते में ही बच्चे को जन्म हो गया और इस दौरान बस में मौजूदा अन्य यात्रियों ने तुरंत मदद करते हुए प्रसूता को सहारा दिया। तो वहीं बस चालक ने भी सही निर्णय लेते हुए बस को सीधे जिला अस्पताल तक पहुंचाया। समय पर सहायता मिलने से मां और नवजात दोनों स्वस्थ हैं। खबरों की माने तो प्रसूता को देर रात प्रसव पीड़ा शुरू हुई थी और सुबह परिजन उन्हें समुदाय स्वास्थ्य केंद्र ले जा रहे थे। वहां पर मौजूदा स्टाफ ने बताया कि एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं है और जिला अस्पताल रेफर करना पड़ेगा, जिसके बाद से बस के दौरान ये प्रसूता वहां पर पहुंची है। ऐसे में ये बड़ी जानकारी निकल कर सामने आ रही है। तो वहीं तेजगढ़ वन मंडल के मध्य प्रदेश शासन के वन विभाग और इको पर्यटक विभाग बोर्ड के तत्वाधान में अनुभूति कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में आसपास के शासकीय विद्यालयों को छात्र छात्राएं शामिल रहे और उन्हें जंगल, जल प्रताप और
औषधि पौधों और अन्य जीवों के पदचिन्हों को जानकारी साझा की गई। छात्रों ने प्राकृतिक अनुभव और सीखने के साथ साथ सांस्कृतिक गतिविधियों में भी भाग लिया, जैसे कि चित्रकला, निबंध, गीत और नाटक। उन्हें पर्यावरण संरक्षण और प्लास्टिक के उपयोगों को कम करने के लिए भी सिखाया गया। साथ ही शपथ दिलाई गई कि वो वन और वन जीवों और पर्यावरण की सुरक्षा करेंगे। वहीं फिरोजाबाद जनपद में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन क्लीन के तहत टुंडला पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। शुक्रवार को एक शातिर और 10,000 रुपए का इनामी बदमाश के साथ पुलिस की मुठभेड़ का मामला सामने आया है, जिसके बाद से पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लग गई है, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। एसएसपी के निर्देश में वांछित अपराधियों को धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान के दौरान पुलिस को मुखबिर से ये सटीक सूचना मिली थी। सूचना के बाद से पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फिलहाल आरोपी को धर दबोचा है। क्या घटना हुई है सर? देखिए, कमल उर्फ संजय है, एटा का रहने वाला है। ये प्रतापपुर रोड पे पुलिस मुठभेड़ के दौरान इसकी गिरफ्तारी हुई है। थाना टुंडला पे वर्ष 2024 में 3 चोरी की वाहन चोरी के मुकदमे पंजीकृत हुए थे, जिसमें 2 इको और एक स्कूटी चोरी की घटना हुई थी। इसमें कुल 2 लोगों का नाम प्रकाश में आया था। एक अभियुक्त गिरफ्तार होकर पहले ही जेल जा चुका है। इसमें जो कमल है ये लगातार फरार चल रहा था। इसके ऊपर 10,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। पुलिस जगह जगह दबिश दे रही थी, इसकी तलाश कर रही थी। आज सूचना ये मिली है कि ये प्रतापपुर रोड के आसपास छुपे छुपाए घूम रहा है और किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। इस सूचना पर टुंडला पुलिस ने यहाँ दबिश दी है। पुलिस को देखते ही इसने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दिया। प्रछाड़ पे पुलिस ने भी फायरिंग की है, जिससे इसके पैर में गोली लगी है। तत्काल इसको इलाज हेतु ट्रामा सेंटर में भेजा गया है, जहां पुलिस सुरक्षा में इसका इलाज चल रहा है। इसके पास से जो बरामदगी हुई है, एक अवैध तमंचा 315 बोर, खोखा और जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। साथ ही एक बाइक बरामद हुई है बिना नंबर प्लेट की, और चाबी के 4 गुच्छे भी बरामद हुए हैं। फिलहाल इसका हम लोग पुलिस सुरक्षा में इलाज करवा रहे हैं। इसके विरुद्ध आधा दर्जन से अधिक चोरी के अभियोग विभिन्न जिलों में विभिन्न थाना क्षेत्रों में पंजीकृत है। इसमें आगे की जो भी आवश्यक। तो वहीं यूपी के पीलीभीत में इन दिनों भीषण शीतलहर की चपेट देखने को मिल रही है। बर्फीली हवाओं और घने कोहरे ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। सोमवार को जनपद का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिसमें पिछले कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तेज हवा और साथ ही गिर रहे पाले और घने कोहरे के कारण सुबह और शाम का समय का दृश्य जो है वो बेहद ही कम हो गया है। हालात ऐसे हो गए हैं कि दोपहर तक सूरज के दर्शन नहीं हो रहे हैं, जिससे पीलीभीत की सड़कें सूनी नजर आ रही हैं। हाड़ कांपने वाली ठंड के कारण लोग घरों में दुबकने को मजबूर हैं और बाजारों में भी रौनक गायब है। बढ़ती ठंड और बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया है। और खबरों में आगे बढ़ते हैं और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है यूपी के लखीमपुर खीरी से, जहां पर नीमगांव थाना क्षेत्र में रिश्तों पर जमीन का विवाद भारी पड़ गया। जहां एक गांव में 2 सगे भाइयों के बीच जमीनी विवाद को लेकर जमकर लाठी डंडे चले हैं और इस हिंसक झड़प में दोनों पक्षों के 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। बता दें कि घटना नीमगांव थाना क्षेत्र की बताई जा रही है, जहां पर 2 सगे भाइयों के बीच काफी समय से जमीन को लेकर रंजिश चल रही थी और सोमवार को देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और देखते ही देखते लाठी डंडे और ईंट पत्थर चलने लगे, जिससे गांव में अफरा तफरी मच गई। खूनी संघर्ष की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और तत्काल ही स्थिति को संभाला और मामला किसी तरह शांत कराया। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।